रेडी। हेलो बच्चा लोग, कैसन बाला लो? उम्मीद करता नहीं बढ़िया हो वालो। बच्चा लोग, आज तान लोग के इंतजार आज खत्म भइल। बच्चा जौन कहले रहनी वो आज तान लोग के अंसाल पेपर चालू करावे के, वो आज तान लोग के अंसाल पेपर चालू कर जाता नहीं। बच्चों, जो बताए थे हम कहते कि अंसाल पेपर पढ़ेंगे, वो आज से हम उसको क्या कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। ये अंसाल पेपर है क्लास 10th साइंस, सॉरी साइंस कह रहे मैथ का, क्लास 10th मैथ का आज अंसाल पेपर चालू करने वाले हैं। इसको कहते जिसके पास नहीं है वो तो पहले ले लेंगे, उसको ले करके एक काम करेंगे कि इसको जितने भी इसमें के सेट हैं, लगभग नहीं कुछ तो कह दे 10 से 15 सेट आप लोगों को लगा लेने होंगे। लगाने नहीं होंगे, बस हमारे साथ जो है इसको एक तरफ से लगाते हुए चलना होगा। जिस तरह से बताएंगे उसी तरह से आप लोगों को केवल लगाना है। तो इसको लगाने से आप लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि इसको पढ़ने से अच्छा है कि जो हमारा इससे समय देंगे उससे अच्छा हम बुक पढ़ लें। तो बुक पढ़ने में तो ठीक है, लेकिन हम एक चीज और बता दें कि कुछ जब पैटर्न नहीं पता होगा एग्जाम का कि हमारा एग्जाम कैसे होता है, तो उसके अगर हम जितना पढ़ डालें हमारे पेपर में कह दे कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाता है। उससे अच्छा है कि हम सीधे कह दे कि अंसाल पेपर को अगर हम पढ़ लेते हैं तो कुछ ना कुछ गेस हो जाता है कि हमारा पेपर जो है बोर्ड एग्जाम का वो कैसे बनाया जाता है। इससे हमें पढ़ने से बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो हमें क्वेश्चन का तरीका पता हो जाता है कि कहां से कौन क्वेश्चन बार बार आ रहा है। दूसरा कि कैसा हमारा पेपर बनता है वो बन जाता है, पता चल जाता है। तो इनसे जो है हमारी बहुत सी चीजें जो होती है वो क्लियर हो जाती है और बेसिक चीजें जो भी होती है सब मजबूत हो जाती है। तो इनको हम क्या कर रहे हैं, आज से चालू कर रहे हैं। और कहते हैं कि साइंस का भी अंसार पेपर जल्द ही करेंगे, क्या चीज उसको भी चालू करेंगे। वो भी आशा करते हैं कि जैसे कि अगर हम बात करें तो 1 तारीख से कोशिश करेंगे कि वो भी आप लोगों का क्या हो जाए, अंसार पेपर साइंस का भी चालू कर दिया जाए। तो जो हम अंसार पेपर चालू करने वाले वो है आप लोगों का ये राजीव क्वेश्चन बैंक का है। ये इसी से हम जो है कहते हैं आज से हम अंसार पेपर चालू कर रहे हैं। और आप लोगों के पास अगर नहीं है तो उसको क्या करिएगा, ले लीजिएगा। और जितने भी सेट हैं लगभग कहते आधा से कम तो आधा तो हमें सेट हल करना ही होगा। अगर मान के चले कि अगर 10 से 15 सेट भी हल कर ले जाते हैं तो आप लोगों के अंदर इतनी क्षमता हो जाएगी, कह दे अनुमान हो जाएगा कि आप लोगों को अनुमान से ज्यादा हम कह दे गेस हो जाएगा कि कहां से प्रश्न हमारा ज्यादा बनता है। और आप लोगों के अंदर उतनी कैपेसिटी आ जाएगी जिससे आप लोग कोई घबराहट नहीं होगा कि हमारा पेपर कैसे आता है कैसे नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसको। पहला जो सेट है, सेट नहीं है अभी हमारा ये दिया हुआ कि जो 2026 से पेपर होने वाला है, कहते हैं 18 तारीख जो शुरू होने वाला परीक्षा जो शुरू होने वाली है, उसमें जो हमारा मैथ का जो पेपर होगा उसके आधार पर कुछ एक अंसार पेपर बनाया गया है। कहते हैं एक अभ्यास पेपर बनाया गया है जिसको क्या कहा गया है, अभ्यास हेतु। मतलब एक सेट, वैसे एक नॉर्मली सेट बनाया गया है कि इस साल कहते हैं इसके आधार पर हमारा ये प्रश्न आ सकता है। बस केवल अगर नहीं पढ़े हुए हैं कह दे तो केवल अब आप लोगों को प्रैक्टिस कर डालें, प्रैक्टिस कर डालें। उसके बाद से जो देखे कि आप लोग इंपॉर्टेंट है उस चीजों को क्या करते रहे, वो बार बार कोशिश करते और लगाते रहे। आप लोग अभी सोचिए कैसे हम जान पाएंगे, तो इसमें अभी आप लोग पता चल जाएगा। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा उसी को बस केवल ध्यान से समझना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन से आशा करते हैं कि एक लाइन मतलब पढ़े होंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो सेट है आप लोगों को केवल हम सेट हल कराने की कोशिश करें और जितने भी सेट होंगे उसको आप लोगों के सामने हल करके क्या करेंगे, हम पहुंचाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेट का पहला का क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में। अगर हम बात करें तो ए में क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है 15 और 18 का लॉसा। 15 और 18 का लॉसा पूछ रहा है। बी नंबर में क्या दिया हुआ है, बी नंबर में दिया हुआ है 15 और 18 का मासा दिया हुआ है।
और उसके बाद से 18 और 24, 18 और 24 का मासा भी दिया हुआ है निकालने को। और डी नंबर में कह रहा है यहां पर 18 और 24 का लासा भी दिया हुआ है। और इसके सामने क्या दिया हुआ, हिंट भी दे रहा है वो कि पहला नंबर में क्या दे रहा है, 3 आ रहा है, सेकंड नंबर में 6 आ रहा है, थर्ड नंबर में क्या आ रहा है, 90 करके दे रहा है इसका आंसर, और फोर्थ नंबर में जो है 72 दिया हुआ है। तो आप बताइए पहले नंबर में ए वाले का कौन सा इसमें आंसर सही है। इसमें अगर बात करें पहले का, इसमें कौन सा आंसर सही है, तो 15 और 18 का लॉसा क्या होगा, तो लॉसा अगर हम इसका निकालेंगे तो 15 और 18 का जो आएगा लॉसा वो आएगा 90। चाहो तो निकाल के चेक कर लीजिए, इसको अलग साइड पर कह देते हैं हम इसको। 15 और हम 18 का अगर लॉसा निकाले तो 2 से काटे, 2 से 15 कटेगा नहीं, 18 कट जाएगा 9 बार में, फिर 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और 3 तिरिका 9, फिर किससे, 3 से ये तो नहीं कटेगा, 5 3 से ये उतर जाएगा, ये कट जाएगा, फिर किससे काटे, 5 से काटे। इसको गुणा कराएं तो 2 3 6 6 3 18, 18 पंचे 90, दोनों को मिलाकर के जो हमारा लॉसा आया हुआ है 90 आ रहा है। इसका मतलब पहले का जो हमारे पास आंसर है वो है कौन, थर्ड नंबर। 15 और 18 का मासा क्या होगा, खुद बताइए, 15 और 18 का मासा कितना होगा, तो मासा किसको कहते हैं, वो बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, मतलब हमें ये सोचना होता है कि ऐसी कोई संख्या बताइए जिससे ये दोनों लोग कट जाएं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि बार बार काटना ना पड़े, एक ही बार हमेशा काटना होगा। तो ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या हम उठा ले जिससे ये दोनों, मतलब जितने भी लोग हैं, जितने लोगों को मिलाकर मासा निकालना है वो सारे लोग कट जाएं, जो काटेगा वही मासा बनेगा। तो 15 और 18 को कौन काटेगा, 15 और 18 को काटने वाला हुआ है कौन, 3 ही तो काटेगा, 3 पचे 15, 3 छक 18, दोनों लोग 3 से कट जाएंगे। इसका मतलब बी वाले का कौन बनेगा, बी वाले का जो बनेगा वो बनेगा कितना, फर्स्ट नंबर आ रहा है यहां पर, बी का फर्स्ट चलेगा। सी वाले का चेक करें तो सी वाले में कह रहा है 18 और 24 का मासा बताइए, तो 18 और 24 को कौन काटेगा, 6 3 18, 6 चौक 24, यानी 6 वाला बनेगा यहां पर, सेकंड ऑप्शन चलेगा। डी वाले का क्या होगा, 18 और 24 का जो आएगा आंसर हमारे पास लॉसा निकालना है तो वो आएगा 72, बस एक ही बचा हुआ है फोर्थ नंबर। अच्छा सॉरी, यहां पर क्या रहेगा 72, इसका हम ऑप्शन का नंबर लिखेंगे तो कितने पर है वो, चौथा नंबर आएगा। तो यहां पर हम सीधे कह दें कि जो हमारा आंसर है इसका, इस पूरे का जो हमारा मैचिंग करेगा वो देख लीजिए इसमें तो कौन सा ऑप्शन चल रहा है, तो पहले का थर्ड, दूसरे का फर्स्ट, तीसरे का सेकंड और चौथे का फोर्थ दिया हुआ है। तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन हमारा सही दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा बनेगा मैचिंग, वो बनेगा पहला ऑप्शन दिया हुआ, देख लीजिए अपने किताब में कह दे अंसाल पेपर में, तो पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास वो पहला ही आ रहा है। इसको जल्दी से क्या करिए, पॉज करके नोट कर लिया करिए, और हल करते अगर समझ में आपको आता है तो क्वेश्चन को क्या करिए कि हल करते रहा करिए आप लोग। एक चीज और बता दें कि यहां पर थोड़ा सा ये होगा कि बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप लोग अंसाल पेपर हल कर रहे हैं, और अंसाल पेपर को मान के चलिए अगर आप लोग 10-20 सेट अगर हल कर ले गए, 10 सेट भी अगर आप हल कर ले गए, तो ये मान के चलिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा कि क्वेश्चन अगर बैठेंगे बोर्ड एग्जाम में देने तो आप लोग कोई घबराहट नहीं होगी कि हमारा क्वेश्चन कैसे आएगा, क्योंकि आप लोग सेट हल करके पहुंचेंगे वहां पर परीक्षा देने। और सेट हल करके कोई भी बच्चा अगर पहुंचता तो उसको कोई घबराहट जैसी चीज वाली उत्पन्न नहीं होगी उसके माइंड में, कह दो वहां पर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपरिमेय संख्या होगी, तो पहला नंबर ये दिया हुआ है रूट 25 है, दूसरा नंबर ये क्वेश्चन नहीं उतारे, केवल हम लिख रहे हैं कि हमें केवल जो पूछ रहा है उसके बारे में ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो रूट के 81 दिया हुआ है। तीसरा नंबर क्या दिया है 5/13, 5/3 दिया हुआ है, और चौथा ऑप्शन में क्या दिया है, तो वो है 5 प्लस का रूट 2। अब इसमें बताइएगा जरा फटाक से बोलिए इसमें कि कौन सी संख्या हमारी अपरिमेय है, क्या ये अपरिमेय होगा, देखिएगा जरा। अपरिमेय किसको कहा था, जो रूट से बाहर नहीं निकलती वो संख्या उसको अपरिमेय कहते हैं। तो ये तो रूट से बाहर हो, जो रूट में आता है मतलब निकालिएगा, नहीं निकला तो अपरिमेय कहेंगे, तो ये तो निकल जाएगा 5। अगर इसका हम देखें तो इसका क्या निकलेगा,
इसका निकलेगा 9, यानी कि ये भी हमारा अपरिमेय नहीं है, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय है, ये भी हमारा परिमेय है। चाहे तो हम यहाँ पर लिखते चले सामने सामने, ये भी हमारा परिमेय है और ये भी हमारा परिमेय, क्योंकि इसका निकलेगा 9 तो ये भी परिमेय हो गया। ये तो पहले से ऑलरेडी पहले से दिखाई पड़ रहा परिमेय हमारा जो ऑप्शन बचा बस यही है। और एक बात करें तो ऐसे क्वेश्चन तो हम कहते हैं वन से प्रश्नावली में लगाकर क्या हुए परिमेय परिमेय आप लोग देख कर क्या हुए होंगे कि जो रूट में होता है, ऐसे प्रश्नों को सिद्ध करके भी हम लोग आए कि जब कोई संख्या रूट में होती है तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या नहीं होती, अपरिमेय संख्या उसको कही जाती है। मतलब रूट से बाहर करेगा नहीं हो तब तो इसको तो हम अपरिमेय कहते हैं, यही तुम्हारा अपरिमेय, बाकी सब तो परिमेय है क्योंकि ये निकल जाएगा बाहर, ये भी बाहर निकल जाएगा, ये भी ये तो बाहर पहले से है, ये संख्या नहीं निकलेगा रूट से, इसलिए हम कह दिए क्या हमारा अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कौन सा है ऑप्शन सही, 4th नंबर इसमें भी चलेगा। 3rd नंबर का क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 3rd नंबर में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ा करिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 4th में क्या कह रहा है कि समीकरण दिया हुआ है 5x माइनस का 2y बराबर का 5x माइनस का 3y बराबर का 2 में से हमें x का मान निकालना है, नहीं x का मान 1 दिया है, y का मान निकालना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 5x माइनस का 3y बराबर का 2 दिया है और जबकि x बराबर 1 दिया है तो कह रहा है y बराबर क्वेश्चन मार्क। मतलब एक समीकरण हम लोग सामने दे रखा है और x का मान भी दिया है, कह रहा y का मान जरा ढूंढ कर बताइए तो कौन सा सही होगा। यहां पर अगर हम बात करें तो जो x का मान दिया हुआ है वो x के ऊपर रख दो, y का मान अपने आप निकल जाएगा। 5 इंटू x का मान आ गया ना, x आ गया ना तो x के ऊपर x का मान रख दीजिए, माइनस 3y बराबर का 2। यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो 5 का 5 माइनस का 3y बराबर कितना आएगा 2 आएगा। 3y को उधर भेज दिया जाए, क्योंकि देखा जाए तो जो भी चर राशि होती है जिसका मान निकालना होता है उसको हमेशा अकेले में रखना होता है, मतलब जिसका मान निकालना उसको अकेला बनाना पड़ेगा और ये भी ध्यान देना होता है कि वो हमेशा प्लस में होना चाहिए, जिसका मान निकाला जाए वो प्लस में होना चाहिए और अकेला होना चाहिए। एक काम करते 3y को उधर ले जाते, 2 को इधर लाते 5 की तरफ, 3 इधर माइनस उधर जाते क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 और इधर बराबर क्या है 3y। y का मान निकालेंगे तो हमें बता दे क्या भी हम उसको अकेला लाना होता अकेले में, तो अकेला अगर हम करेंगे इसको हम तो ये 3 को हटाना पड़ेगा और 3 हटेगा तो जब भी कोई संख्या बट्टे यानी गुणांक से हटती है तो कहां जाती है, गुणांक से हटती है तो वो जाती है बट्टे में, यानी कि यहां से काटेंगे तो y बराबर कितना आएगा, एक ऑप्शन आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा चलेगा, बी नंबर। तीसरे का जो ऑप्शन हमारा है वो है कौन सा है, वो दूसरा नंबर है कह रहे हैं यहां पर। तो ऐसे हम प्रश्नों को लगाएंगे, इसको आप लोग क्या करा करिए, इसको रोक करके थोड़ा सा उतार लिया, थोड़ा जल्दबाजी अगर हो रहा होगा तो, लेकिन आप लोग क्वेश्चन को बहुत जल्दी थोड़ा क्या करा करिए नोट करा करिए, इसमें समझ में आप लोगों को अगर आ जाता है तो इसको तुरंत कर लिया करिए अपने मन से, ना समझ आएगा तो थोड़ा देख कर समझा करिए ध्यान से फोकस करके। क्वेश्चन नंबर 4th क्या है, 4th नंबर में हमारे पास दिया हुआ है कि 2 समीकरण दिया हुआ रैखिक का। क्वेश्चन नंबर 4th क्या है कि 2 समीकरण दिए हुए हैं, a1x प्लस का b1y प्लस का c1, एक हमारा रैखिक समीकरण ये है इक्वल 0, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0, एक हमारे पास ये दिया है। अब कह रहा है ऑप्शनली दिया हुआ है हमारे पास, ऑप्शनली दिया हुआ है, पहले ये बोल दिया बराबर 0 का कोई हल नहीं है, तो बताइए जरा इसके हिसाब से हमारा क्या बनेगा, कौन सा सूत्र है, किस हिसाब से सूत्र लगेगा। एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे तीसरी प्रश्नावली में जब स्टार्ट किया जाता है, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़ाया गया होगा, उसमें हमें पता होता है एक सूत्र चलता है, जब 2 चर दिए होते हैं मतलब 2 समीकरण दिया होता है तो उसके लिए आप लोग एक सूत्र बताया गया होगा। सूत्र अगर ध्यान हो तो देखिएगा जरा यहाँ पर, वो सूत्र क्या है कि जब 2 रेखाएं, अगर हम सीधे कहें 2 समीकरण दिया रहेगा तो जब 2 समीकरण दे देता है तो पूछता है कि दोनों रेखाएं समांतर हैं कि नहीं है, समांतर है कि प्रतिच्छेद करती है कि क्या है संपाती है। 2 समीकरण 2 चर समीकरण दे देगा, अब पूछ लेगा रेखाएं समांतर हैं, दोनों रेखाएं जो सीधा सीधा हम कहते हैं कि एक रेखा से एक समीकरण बनता है, 2 रेखा से 2 समीकरण तैयार होता है, तो इसमें कितनी रेखा के समीकरण है 2 ठो है, तो इसमें 2 ठो रेखा बनेगा, वो दोनों रेखा कैसे हो सकती है, दोनों समांतर में है,
कि प्रतिच्छेद वाली कर रही है, प्रतिच्छेद में है कि वो संपाती है, कैसी रेखाएं हैं। तो इसके लिए सूत्र बताया गया होगा आप लोगों को थर्ड लेसन में। सूत्र क्या होता है कि जब रेखा प्रतिच्छेद करता है तो इसके लिए सूत्र होता है, क्या चीज है, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। ये हमारा सूत्र होता है। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, दो समीकरण दिया रहेगा और दोनों रेखाएं क्या करें, प्रतिच्छेद करती है, तो ये हमारा सूत्र उसके लिए पालन करता है। ये हल कैसा होता है, तो इसका जो हल है बेटा क्या है, कैसा है, इसका हल होता है अद्वितीय। अगर कोई पूछ ले संगत होता है का संगत, ये हम केवल अभी सूत्र को रिपीट करवा रहे, याद दिला रहे कि जब तीसरे लेक्चर में पढ़े तो वो क्या सूत्र था, तो यही सूत्र बताया गया होगा। पहला 3 सूत्र बताया जाता है। दूसरा रेखाएं ये हो सकती है कि कैसी हो, दोनों रेखाएं आपस में कैसी हो, समांतर हो। अगर दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो उसका सूत्र क्या बनता है, A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। ये हमारा होता है जब दोनों रेखाएं दी हो और कैसी हो, समांतर हो, तब उसके लिए ये हमारा फार्मूला चलता है। इसका कैसा हल है, इसका जो हल होता है कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं होता है। अगर कोई पूछे संगत है क्या संगत है, तो ये हमारा जो होता है बेटा ये कैसा होता है, असंगत होता है। एक और सूत्र हो सकता है, जब दो समीकरण दिए हो तो 3 ऑप्शन बनते हैं, या तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो आपस में, या दोनों रेखाएं समांतर में हो, या फिर संपाती हो दोनों रेखाएं। संपाती कहते किसको है, संपाती जैसे मान लीजिए दो समीकरण दिया हुआ है तो समांतर हो सकता है, प्रतिच्छेद हो सकता है। संपाती समांतर होगा तो दोनों लाइन एक ही दिशा में चल रही होंगी, और प्रतिच्छेद करता होगा तो एक लाइन ऐसे हम कहते हैं, प्रतिच्छेद एक दूसरे को काटे उसको प्रतिच्छेद कहते हैं। संपाती किसको कहते हैं, जब एक लाइन गुजरे उसके पीछे से दूसरी लाइन गुजर जाए उसी रास्ते पर, उसको संपाती कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक रेखा का समीकरण ये है और दूसरी रेखा का समीकरण उसी के पीछे पीछे गुजर रही है, तो ये हमारा संपाती कहलाता है। अगर दोनों लाइन आपस में ऐसे चल रही है इसको समांतर कहते हैं। अगर बाई चांस अगर एक रेखा ऐसी और एक रेखा ऐसी हो, इसको हम कहते हैं प्रतिच्छेद का नाम देते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि जब दो समीकरण दिया रहेगा तो कौन कौन चांस हो सकता है। दो समीकरण मतलब दो रेखा हो गई, दो रेखाएं किस प्रकार से हो सकती है, या तो प्रतिच्छेद में हो सकती है, या समांतर, या फिर संपाती में हो सकती है। संपाती वाले का सूत्र क्या होता है, संपाती का जो कंडीशन कहता है जब दो रेखाएं संपाती हो, दोनों रेखाएं संपाती हो, तो हम ये कह सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इसका हल कैसा है, तो इसका जो हल होता है वो चलता है अनेक हल। इसका जो हल है वो कैसा है, अनेक हल है। संगत या असंगत अगर इसको भी कहा जाए तो ये भी संगत होता है हमारा। तो ये हमारे थर्ड लेसन के सूत्र है, इसको लिखवाया गया होगा, समझे होंगे आप लोग अच्छे से। बस केवल थोड़ा सा मैं आप लोगों को याद दिलाने की कोशिश करें, बाकी हमारा तो न्यूमेरिकल लगाने पर टारगेट रहेगा, क्योंकि हम लोग जो बताए हैं उनको हम फोकस करेंगे। क्योंकि हमें क्या करना है, हम सीधे कह दें हमारा सीधे टारगेट होगा बेटा वो 100 आउट ऑफ 100 रखने का टारगेट होता है, चाहे जिस सब्जेक्ट में वो कह दें। आप लोगों से हम यही उम्मीद करेंगे कि अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो जितना भी हम बता रहे हैं उतना अगर पढ़ ले जाते हैं तो आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता 100 आउट ऑफ 100 लाने में। इसके लिए आप लोगों के अंदर एक क्या होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए। एक जिद के साथ पढ़ना पड़ेगा हमें। जिद अगर आपकी होगी कि हाँ 100 में से 100 हमें लाना है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है कि 100 में 100 नहीं ला सकते हो आप लोग। क्वेश्चन मतलब कि नंबर आएंगे, लेकिन बस ये है कि बेसिकली उसको एक बेसिक टाइप से पढ़ना पड़ेगा। अब वो समय यही है कि अंसाल पेपर को जितना से ज्यादा प्रैक्टिस करें, उसको हम लेकर के इस बात पर फोकस करिए और टारगेट रखिए 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी 1 महीने का आपके पास समय है। प्रैक्टिस जितना हो उतना आप लोग लगाइए और खुद गेस करिए कि हम अपने मन से कितना क्वेश्चन को लगा रहे हैं वहां पर। ये सूत्र है। इसमें क्या कह रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा था कि दो समीकरण इस प्रकार से दिए हुए हैं तो ये हमारा क्या है, अनेक हल है। तो इसके हिसाब से एक सूत्र बताइए कौन अनेक हल होगा। अनेक हल में अगर हम देखें तो चौथे का हमारा कौन है, चौथे में हमारा जो होगा कोई, अनेक कह रहे हैं हम, कोई हल नहीं कह रहा है, तो कोई हल नहीं है। तो बताइएगा जरा, अगर कोई हल नहीं है तो कैसा सूत्र बनेगा, ये हमारा बनेगा ये वाला। तो ये वाला ऑप्शन कौन से में दिखाई पड़ा, चौथे क्वेश्चन में देखे तो पहला वाला ही हमारा दिखाई पड़ रहा है। यानी कि अगर इसके हिसाब से अगर हम समांतर यानी कि कोई अनेक कैसा
कोई हल वाला अगर ऑप्शन उठाएं तो हमारा समांतर का ही कंडीशन करेगा। तो ये हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगेगा, क्वेश्चन नंबर का पहला ऑप्शन रहेगा सही। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आ जाए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है 1 माइनस का 4x माइनस का सॉरी प्लस का 4x स्क्वायर बराबर का 0 दिया हुआ है। अब इसको हमें क्या कह रहा है कि मूलों का योगफल बताइए। क्या निकालना है, मूलों का योगफल। एक चीज हम और बता दें, पहले जब भी किसी क्वेश्चन को हल किया करिए तो पहले देखा करिए कि जो समीकरण वो क्या सही ढंग से लिखा है कि नहीं लिखा है। तो सही ढंग से लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो आप लोग सही कर लिया करिए। सही ढंग कैसे जानेंगे लिखा होगा, तो हमेशा ध्यान दिया करिए कि बड़ी घात पहले होनी चाहिए। घटते क्रम में सेटअप को बैठाया जाता है, तो सबसे बड़ा कौन है 4x स्क्वायर, फिर उनसे छोटा कौन है 1 बार x, फिर उनसे छोटा कौन है ये x हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। तो ये हमारा घटते क्रम यानी सही ढंग से लिख दिए। अब आप लोग को एक चीज और पता होना चाहिए, a का मान कितना होता है। एक आप लोगों को समीकरण पढ़ाया गया होगा, रैखिक समीकरण का सूत्र अपने मन से लिख रहे इसको हम, ax प्लस का b y प्लस का c बराबर 0। x के बगल में जो होता है वो a का मान होता है, y के बगल में जो होता है b का मान होता है, और बिना x और y के बगल में जो होता है वो कौन होता है c का मान। तो x सॉरी उल्टा लिख गए हम, ये तो क्या हो गए दो चर वाले हो गए। रैखिक समीकरण तो हमारा अलग सेटअप में चलता है। रैखिक समीकरण का जो सूत्र होता है ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0, ये हमारा सूत्र चलता है। x स्क्वायर के बगल में जो होता है वो a का मान, x के बगल में जो होता है वो b का मान होता है, बिना x के बगल में जो होता है वो c कहलाता है। तो अगर हम तुलना करें x स्क्वायर के बगल में कौन आता है a, तो a का मान कितना है 4 दिया है, x के बगल में आता है वो b का मान कहलाता है, तो x के बगल में कौन है 4 है, चिन्ह के साथ में लिखते हैं हमेशा, तो 4 नहीं है -4 है यहाँ पर। c का मान कितना है 1 है। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है मूलों का योगफल। आप लोगों को कह दे सत्यता की जब जांच पढ़ाई जाती है तो वहां पे सूत्र बताया गया मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल क्या होता है। वैसे मूल हमारे होते कितने हैं, मूलों की अगर बात करें, मूल दो मतलब द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं। माना कि कोई मूल क्या है, माना कोई मूल क्या है अल्फा कॉमा बीटा है। मतलब द्विघात समीकरण 2 मूल होते हैं, जितने घात का समीकरण होता है उसके उतने मूल तैयार होते हैं। तो 2 घात है ना, द्विघाती समीकरण है, देखा जाए तो कैसे जानेंगे द्विघाती, तो जो पावर ज्यादा होगा उसी का मान हम उसी के घर के नाम से हम जानते हैं उसको। तो ये बताइए जरा कितने घात के समीकरण है, तो 2 घात का तो द्विघाती, 3 होगा तो त्रिघाती, 4 होगा तो चतुर्घाती समीकरण। और जितने घात होते हैं उतना ही उसका मूल होता है। तो द्विघाती है ना तो 2 मूल होंगे, और दोनों यानी मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, मूलों का जो योगफल होता है वो हमारा सूत्र चलता है अल्फा प्लस का बीटा बराबर -b/a होता है। अब बताइएगा जरा, इसी के लिए हम लोग ए बी का मान निकाले, बी का मान कितना है, माइनस से माइनस लगा दिए, बी का मान कितना है -4, और ए का मान कितना है प्लस का 4 है। यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये माइनस माइनस से गुणा होकर प्लस हो जाएगा, प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए, अब बट्टे में 4 ये कटेगा तो 1 आएगा। अल्फा प्लस का बीटा का जो मान आएगा मतलब मूलों का जो योगफल आएगा वो हमारे पास बन करके आएगा 1। यहाँ पे हल करेंगे तो अल्फा प्लस यानी सीधे बोलते मूलों का जो योगफल आएगा वो हमारे पास कितना आएगा 1 करके आएगा। ये हिसाब से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला करेक्ट है यहाँ पर हमारा आंसर। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट को देखते रहिए बताया करिएगा, और ना समझ में आए तो भी आप लोग कमेंट्स में जरूर करके बताइएगा कि सही समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ये आप लोग के राय मिलता रहेगा तो उसी हिसाब से क्या करेंगे हम आप लोगों की पढ़ाई दे पाएंगे, और यूट्यूब पर कह दे अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड करके आपको चैनल के माध्यम से आपके पास तक हम पहुंचा पाएंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अब 5वां तो लगा ली, 5वें का कौन सा ऑप्शन था, 5वें का आंसर था हमारे पास सी था वो। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, बताइएगा जरा जल्दी से कि कितना मतलब कौन होगा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि एक हमारे पास द्विघात समीकरण है, क्या है एक द्विघात समीकरण है
जो दिया हुआ है क्या चीज 2x² 2x² माइनस का 4x प्लस का 3 इक्वल 0, ये दिया हुआ है। अब क्या पूछ रहा है इसमें, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने को कह रहा है। तो पहला नंबर ये कह रहा है कि दिए गए समीकरणों के विविधकर यानी कि विविधकर के जो मान होते हैं शून्य से कम होते हैं। विविधकर क्या होता है, विविधकर किसको कहा गया है, विविधकर हम डी के मान को बोलते हैं। विविधकर के बारे में आप लोग बताया गया, विविधकर का सूत्र क्या होता है। अगर हम लिखे थोड़ा सा विविधकर, तो विविधकर का सूत्र क्या होता है, जिसको लिखते डी, डी को कहते क्या, विविधकर कहते हैं। और विविधकर का फार्मूला क्या होता है, डी बराबर b² माइनस का 4ac, यही हमारा सूत्र होता है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विविधकर का जो मान है शून्य से कम है, क्या वो सही कह रहा है वो। अब तो हम हल करेंगे तब पता चलेगा। इसमें पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हुए, कौन कौन सी बातें उसमें सही लिखी गई, वही हमें देना होगा आंसर जवाब में। तो हम हल करके देख लेते हैं, डी का मान पहले निकाल देते हैं, देखते पहला सही है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो डी का अगर मान निकाले तो बी का मान कितना दिया हुआ है, आप लोग इतना कंफर्म होना चाहिए कि ए का मान कितना है, बी का मान, सी का, समीकरण को देखते ही पता लग जाना चाहिए। तो ए का मान 2 है, बी का मान -4 है, सी का मान 3 है। तो डायरेक्ट रखिए बी का मान कितना है, -4 का वर्ग, -4 इंटू ए कितना है 2, और 3 की सी कितना है 3 है। यहां से हल करेंगे तो 4 का वर्ग 16, -4 दूनी 8, 8 त्रिक का 24। तो यहां से पूरा कैलकुलेशन करने पर डी बराबर जो आएगा वो कितना आएगा, -8 आएगा। अब बताइएगा जरा, जो डी का मान, जो विविधकर का जो मान आया हुआ है, ये 0 से बड़ा होता है तो छोटा होता है। तो ये डी का जो मान आया हुआ है 0 से लेस देन होता है। यानी कि पहला ऑप्शन क्या कह रहा था कि निम्न कथनों में विचार करें, तो पहला ये कह रहा था विविधकर 0 से कम होता है, तो 0 से कम तो आ गया। यानी कि पहली जो बात कही थी ऑप्शन में वो हमारा सही बैठ रहा है। तो पहला नंबर तुम्हारा ठीक बैठ रहा, फर्स्ट नंबर 6 में फर्स्ट नंबर सटीक बैठ रहा है। अब सेकंड नंबर के ऊपर जवाब ढूंढते हैं। कह रहा है कि समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक किसको कहा जाता है, डी का मान निकालिए 0 से बड़ा हो जाए। एक चीज बताते हैं हम, डी के मान 3 हो सकते हैं, या तो डी का मान 0 आ सकता है, या डी का मान क्या आ सकता है 0 से बड़ा, या डी का मान क्या आ सकता है 0 से छोटा। ये पता होना चाहिए। विविधकर जब पढ़ाया जाता है तो वहां पे आप लोगों को बताया गया होगा, डी का मान 0 से बड़ा होगा तो इसको कहते हैं वास्तविक। कौन सी संख्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं वास्तविक। और अगर डी का मान 0 हो जाए तो हम इसके लिए क्या लैंग्वेज यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं मूल समान। बेटा कहते हैं इसको मूल समान के नाम से जानते हैं। अगर कहीं पर कह दे कि मूल समान होती है, समझ जाना कि डी बराबर 0 है वहां पर। ये क्या है, डी बराबर 0 यानी लेस देन 0। डी का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा कौन कौन होता है, माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4 -5 कौनों ले ले, माइनस में होना चाहिए, वो 0 से छोटी मानी जाती है। और जब छोटा होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं काल्पनिक। तो इतनी चीजें आप लोग अगर नहीं जानते तो इसको कहीं पर अलग पेज पर साइड में नोट कर लिया करें। और एक चीज और बता दें कि ये जो सेट हल कर रहे हैं इसके लिए अपनी एक अलग नोट कहते बुक रखेंगे, इसमें कोई अदर चीजें नहीं लिखेंगे, कि ताकि जब पेपर में आप देने जाएं तो केवल इसी को हम पलट के देख लें और बाद में हमारा वही क्या हो जाए, याद जाए। पता लगा ये पढ़ रहे हैं, कोई और पढ़ा रहा वो भी पढ़ के लिख रहे हैं, तो ये खिचड़ी पक जाएगा, आप लोग को भी मजा नहीं आएगा। और जब पढ़ने जाएंगे फिर वही दिक्कत होने लग जाएगा। तो हम सीधे कह रहे जो प्रैक्टिस वाली चीज को एक अलग नोट्स बनाते रहा करिए। अलग नोट्स बनाए, नोट्स नहीं करे बनाने के लिए, हम सीधे करें जो भी पढ़ा करें एक अलग कॉपी बनाइए ताकि उसमें अदर चीजें, केवल प्रैक्टिस चीजें होनी चाहिए उसके अंदर। तो यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है, क्या डी का मान कह रहा है वास्तविक, यानी क्या बोला है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। क्या सही कह रहा वो, कोई मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक कब होता है, जब 0 से बड़ा होता है। जब 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए तो हम कहते हैं वास्तविक नहीं, वास्तविक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा कोई मूल वास्तविक नहीं, तो क्या यहाँ पे वास्तविक मूल आया हुआ है, वास्तविक मूल तो नहीं आया हमारे पास। और यहाँ पे वास्तविक मूल किसको कहा है, जो 0 से बड़ा होता है उसको हम कहते हैं वास्तविक मूल। लेकिन यहाँ पे वास्तविक मूल आया है, ये वास्तविक मूल नहीं है। कैसा मान है, ये काल्पनिक वाला हमारा है।
तो क्या दूसरा वाला ऑप्शन सही है? दूसरा वाला जो दिया हुआ कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो क्या वो दूसरा सही कह रहा वो? तो दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा भी सही कह दिया वो। थोड़ा सा गौर से समझिए उसको क्या कह रहा है। दूसरा वाला ये कह रहा कि वास्तविक नहीं है। क्या है? वास्तविक नहीं। वो तो कहना चाह रहा है वास्तविक नहीं है। अमहू निकाले वास्तविक नहीं आया, हमारे पास भी काल्पनिक आया, वास्तविक थोड़ी ना आया है। अब वो कह रहा वास्तविक नहीं है, इसका मतलब ये सही बोल रहा। किताब जो कहा उसके हिसाब से हमारा भी जो आंसर हो हमारा सटी बैठ रहा है, यानी कि ये भी हमारा क्या है, ये भी सही है, दूसरा का भी पहला भी सही है। अब तीसरा के ऊपर विचार करिए थोड़ा सा। तीसरे के ऊपर तीसरा ये कह रहा है कि विविधकर शून्य है। समीकरण के विविधकर क्या है? शून्य। क्या ये जो मान आया वे क्या शून्य आ रहा है यहाँ पर? ये तो सरासर झूठ बोल दिया, कह रहा वो शून्य आता है और हमारे हिसाब से शून्य नहीं आया, यानी कि वो गलत हो गया था, तो तीसरा वाला नहीं सही है। चौथा में क्या कह रहा है कि चौथा में ये कह रहा है कि समीकरण के मूल वास्तविक है, फिर कह रहा वास्तविक है। ये तो वास्तविक नहीं है ना, ये कहां ये वास्तविक दिखाई पड़ रहा है? वास्तविक किसको कहते हैं? जो जीरो से बड़ा होता है, यानी कि हमारा वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक है। तो केवल ऑप्शन कौन सा सही है? पहला और दूसरा। अगर हम पहला और दूसरा हमारा लैंग्वेज सही है तो कौन सा ऑप्शन सटीक बैठा? छठा का पहला ही बैठ रहा है। वो छठा का जो है पहला ही बैठ रहा है। सुबह में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जो हुआ था वो चौथा नहीं सही है, इसका जो है पहला ही सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बोला है जो लैंग्वेज की काल्पनिक वास्तविक नहीं है, ये वास्तविक है। ये हमरो तो वास्तविक नहीं है, वो किताब में कह रहा वास्तविक नहीं आता, ठीक मत तो वास्तविक सही नहीं आया हुआ है, यानी ये भी सही है और ये भी सही है। न तीसरा सही न चौथा सही, यहाँ पर पहला दूसरा दोनों सही है। पहला दूसरा दोनों सही मतलब कौन सा ऑप्शन जाएगा छठे में? पहला जाएगा, छठे का जाएगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए लगाइएगा फटाक से, बताइएगा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 7 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7 जो लिखा हुआ है वो हमारा लिखा क्या है, फटाक से बोलिएगा क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में 10 7 4 का 20वां पद निकालिए। अब ये तो पता होगा, 10 7 4 डॉटेड लाइन का 20वां पद बताना है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे कहें पहले पद पर कौन है 10, दूसरे पद पर कौन है 7, तीसरे पद पर कौन है 4, तो 20वें पद पर कौन आया होगा? पहले पद पर 10 आया हुआ है, तीसरे पद मतलब पहले में 10 आया, दूसरे पे 7 आया, तीसरे पे 4 आया है। तो ऐसे अगर हम घटाते जाएं तो 20वें पद पर कौन आया होगा? जैसे मान लेते हैं पहले नंबर पर 10 आया है, दूसरे नंबर पर 7 आया, तीसरे नंबर पर 4 आया, तो 20वें नंबर पर कौन आया होगा? अगर ऐसे प्रश्न आते हो तो ध्यान रखा करिए, ऐसे प्रश्न कहीं पर बनते हैं तो थोड़ा ध्यान से समझिए। ए और डी का मान अगर हमारा पता हो जाए तो हम चाहे कौनों पद का मान निकालना चाहे हम निकाल सकते हैं, बस केवल ए डी पता होने चाहिए। तो ए किसको कहा जाता है? पहले पद को ए कहते हैं, मतलब पहला पद हमारा क्या है 10 है। डी को क्या कहते हैं? सर्वांतर। देखिएगा जरा, सर्वांतर मतलब होता है सभी जगहों का अंतर। तो देखिए इसमें सभी जगहों का अंतर जो है कितना है, यहाँ पर देखें तो 10 और 7 के बीच में मतलब 10 से 7 हुआ तो 3 घटा कि बढ़ा? 3 घट रहा है, और 7 से 4 हुआ तो 3 तो घटा नहीं, 3 का यहाँ पे अंतर चल रहा है, 3 घटता जा रहा है, यानी सर्वांतर कितना है? -3 है। तो 20वां पद निकालना हमें। अब 20वां पद कैसे निकालेंगे आप लोग? अगर हम सीधे कह दे पहला पद निकालिए, पहला पद हम सूत्र बता रहे थोड़ा सा। पहला पद के अगर हम बारे में बात करें तो पहले पद को कहते ए। अगर हम कहते दूसरे पद का मान बताइए, चाहे दूसरे पद के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे? याद रखिएगा ए प्लस डी सूत्र हो जाएगा। अगर तीसरे पद को अगर हम कहते सूत्र लिखिए तीसरे पद के लिए तो ए प्लस का 2d होता है सूत्र इसका। चौथे पद का सूत्र क्या होता है? चौथा पद निकालना हो तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? ए प्लस का 3d, ए प्लस 3d। पांचवा पद का फार्मूला, तो पांचवा पद का जो सूत्र होगा ए प्लस का 4d, ये हमारे पास सूत्र आएगा। कुछ अगर नोटिस करिए तो बहुत बेहतरीन ये कह दे चीज समझ में आ जाएगा कैसे हम सूत्र लिख रहे हैं। दूसरे पद को कहा गया तो एक बार डी, सब में देखिए ए आ रहा है यहाँ पर, सब में ए आ रहा है यहाँ पर,
और दूसरे में क्या है, एक बार डी है। तीसरे में देखिए पहले में तो एक बार डी नहीं, दूसरे में एक बार डी, तीसरे में 2 बार डी, चौथे में 3 बार डी और पांचवें में 4 बार डी। यानी कि जो लिया जरा उससे घटा करके डी को लिखा गया। यहाँ पर 5 है तो चौथा डी, 4 है तो तीसरा डी, हमेशा एक घटा के डी को लिखते, यही हमारा फार्मूला चलता है। तो हमें कौन सा पद निकालना है भैया, 20वां पद। तो 20वां पद का सूत्र बता सकते हैं अब, 20वां पद। तो 20वां पद का मान बताना, तो 20वां पद का सूत्र क्या लगेगा, a प्लस का 19d, एक घटा कर रखिएगा कम, a का मान क्या है 10 प्लस 19 गुणे सर्वांतर कितना है -3, तो 10 प्लस माइनस का माइनस, 19 तिया 57, तो 57 में से 10 गया तो -47, यानी कि 20वें पद पर -47 आया होगा। जैसे पहले पद पर 10 आया, दूसरे पर 7 आया, तीसरे पर 4 आया, तो इसे 20वें नंबर पर -47 आया होगा। यही हमारा आंसर आएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 8वां नंबर का। 8वें नंबर को देखिएगा थोड़ा सा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है कि दो निर्देशांक दिए गए हैं और क्या निकालना है, उनके बीच की दूरी निकालनी है। क्या निकालना हमें, बीच की दूरी। तो आप लोगों को बीच की दूरी के लिए सूत्र क्या पता है, बीच की दूरी के लिए सूत्र लिखवाया जाता है। चलिए देखा जाए क्या होता है सूत्र। पहले जो निर्देशांक होते हैं, जो बिंदु है, मान लेते हैं पहली बिंदु हमारा क्या दिया हुआ है 5,0 दिया हुआ है, दूसरी बिंदु क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं एक और बिंदु है -12,0 दिया हुआ है। तो एक बिंदु हमारे पास ये है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी से मान लेते हैं पहली बिंदु ये है, एक का मान यहाँ पर है और दूसरी बिंदु कहां पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर है 5,0 है, 50 है ना, और दूसरा क्या है -12,0 है। तो जब दोनों बिंदुएं दी गई हैं, दोनों बिंदुओं के निर्देशांकों के बीच की दूरी बतानी है, ये डी का मान यहां से निकालना है। तो बताइए जरा कैसे निकलेगा। तो दूरी के लिए आप लोगों को सूत्र पता होना चाहिए। दूरी जब भी कहीं पर आपको कहेगा ए बी की दूरी, चाहे दूरी बीच दो निर्देशांकों बीच की दूरी, तो दूरी के लिए फार्मूला होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। अब जो पहला निर्देशांक है, मान लेते हैं हमारा x1 और ये y1 है, ये क्या है x2 और ये क्या है y2 है। ला करके रख दीजिए। x2 का मान कितना है, x2 का मान है -12 माइनस x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। कितना आएगा यहाँ पर -12 माइनस 5 तो -17 और 17 का वर्ग करेंगे 289। 0 में से 0 घटेगा तो मतलब नहीं रहा, लिखे चाहे ना लिखे हम। 17 का कितना निकले, सॉरी 289 का क्या निकलेगा, रूट से बाहर करेंगे तो 17 आएगा। तो यानी कि ए बी की जो दूरी आएगी, या सीधे कह दें दोनों निर्देशांकों के जो बीच की दूरी आएगी वो हमारी 17 होगी। तो ऑप्शन कोई दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, कौन सा ऑप्शन है 8वें में का हमारा डी ऑप्शन सही चलेगा। वो 8वें का डी ऑप्शन हमारा सही है। 9वां प्रश्न फटाक से करिए, बताइए कितना आएगा। इसमें भी कह रहा शून्यांकों का योगफल। अब शून्यांक कौन सी आफत है, शून्यांक जो है कोई अलग चीज नहीं है, जो मूल होते हैं उसी को शून्यांक भी कहते हैं। जो मूल होते हैं उसी का दूसरा नाम शून्यांक होता है। क्वेश्चन नंबर 8वें का जो हमारा आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर जो 8वें का हमारा आंसर आएगा वो कितना आया था 17 आया था ना, तो 17 होगा। कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर चलेगा। अब हमारे पास जो प्रश्न आने वाला हुआ है 9 नंबर का। 9 नंबर में फटाक से देखिए कौन सा आंसर आ रहा है। ऑब्जेक्टिव यानी कि आप लोगों के जो पेपर में आते 20 नंबर के क्या होते बहुविकल्पी देते हैं, और जब आप लोग हल करेंगे तभी ये सब चीजें जान पाएंगे। जितने तगड़े से हम कहते हैं जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, फायदा होगा। और ये आपको केवल लगाने से मतलब नहीं है कि हम लोग लगाना जानते तो हो जाएगा, कितनी स्पीड से लगाते हैं वो मायने करता है। कोई बच्चा अगर स्पीड से लगाता है तो वो मायने करता है कि हाँ बच्चा वो ठीक ठाक जान रहा। वो बच्चा तो छोटा जो जानता है वो भी धीरे धीरे लगा सकता है कहते समझ करके, लेकिन कहने मतलब ये कि जो मैथ लगाना चाहता है वो कितनी स्पीड से लगा रहा है, वो समय की बचत करना बहुत जरूरी होता है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है,
नाइन नंबर हमारा ये कह रहा है कि 3x² प्लस का 5x माइनस का 2 बराबर क्या लिखा हुआ है, 0 है। के शून्यांकों का योगफल निकालना है। अब शून्यांकों का योगफल क्या है, वही योगफल मतलब मूलों का योगफल कहा जाता है। शून्यांकों का मूल का चाहे शून्यांक, तो मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, मूलों का योगफल सूत्र होता है अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए। तो बी का मान कितना है, 5 है, और ए का मान क्या है, 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -5, 3 आएगा। सी ऑप्शन इसका आपका रहेगा। तो ये सब छोटे छोटे प्रश्न जो देख करके पता लग जाने चाहिए। अब एक देखिए और क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कितना लाजवाब दिया है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। समरूप की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। एक होता है समरूप और एक होता है सर्वांग सम। समरूप क्या कहता है, पहले वही चीज समझ लीजिए। समरूप हम किसको कहते हैं, जिनमें आकृतियां क्या हो, समान हो। केवल आकृति, ये ध्यान ना दिए कि आकार की बात कर रहे हैं, आकार से मतलब नहीं। यहां पर जैसे मान लीजिए अगर ये हमारे पास त्रिभुज है, एक और हम त्रिभुज ले लेते हैं, इसमें ये मायने नहीं रखता है कि दोनों बराबर होंगे तभी समरूप कहेंगे। बस एक जैसी आकृति दिखाई पड़ती हो, वो छोटा बड़ा हो चलेगा। हम कहते हैं अगर ऐसे त्रिभुज के जैसा है तो वो भी त्रिभुज के जैसा हो, तो हम कह सकते हैं कि हमारा चित्र क्या है, समरूप है। अगर इसको हम कहते पहला हो गया, एक और ले ले, मान लेते ये गोला है सर्कल, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा एक समरूप आकृति है। ये आकार से मतलब नहीं होता, बस खाली आकृति। अगर वृत्त है तो वृत्त, चार कोण का तो चार कोण का, वर्ग है तो वर्ग टाइप में, इसको कहते हैं समरूप, मतलब जिनमें केवल आकृति समान हो। और सर्वांगसम एक होता है, तो सर्वांगसम किसको कहते हैं, सर्वांगसम हम उसको कहते हैं जिनमें आकृति भी समान हो, और आकृति तो समान होनी ही चाहिए, आकृति के साथ साथ आकार भी समान होना चाहिए। मतलब आकृति और आकार दोनों बराबर होंगे तब सर्वांगसम कहेंगे। लेकिन समरूप क्या कहता है, केवल आकृति एक जैसी हो जाए उसको समरूप कहते हैं। तो ऑप्शन पहला देखिए क्या कह रहा है, यदि इनके संगत कोण बराबर होंगे। दूसरा, यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तीसरा, ए और बी दोनों यही सही है। हमारा जो समरूप होता है वो भुजाओं के हिसाब से, यानी भुजा भुजा के हिसाब से बराबर होता है। ये भुजा इसके बराबर दिखा दे, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। भुजा भुजा से भी हम बोल सकते हैं समरूप है। चाहे कोण से, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, कोण कोण के हिसाब से भी हम समरूप दिखा सकते हैं। तो दोनों हमारा सही है। तो दोनों सही मतलब पहला दूसरा दोनों से, ए और बी, मतलब तीसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो थर्ड ऑप्शन आएगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जल्दी से फटाक से नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने आने वाला है। साइन ए बराबर 4/, क्या लिखा हुआ है, 5। अब तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप लोगों को माइंड से ही देख करके सोच करके बता देना होगा। अगर पढ़े होंगे तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन का जवाब देते चले जाएंगे यहाँ पर। तो बोलिएगा फटाक से। अब साइन ए बराबर 4/5 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11th का, 11 नंबर। साइन ए बराबर 4/5, तो बताइए जरा टेन ए का मान कितना आएगा। टेन ए बराबर क्वेश्चन मार्क करने को कह रहा है। अगर हम आप लोगों को माइंड में कहें, माइंड से अगर सोच कर बताएं, तो साइन का अनुपात क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण। अब माइंड से हल करिए थोड़ा सा। अगर त्रिभुज में लंब कर्ण आधार पता हो तो माइंड से सेट करके हल करिए। साइन का अनुपात क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान 4 है, कर्ण का मान कितना है, 5। लंब 4 है, कर्ण कितना 5 है, आधार कितना आएगा, 3 आएगा। दिमाग में रखिएगा कौन कितना कितना है, लंब 4 है, आधार कर्ण कितना है, 5 है, आधार कितना आएगा। चलिए हम हल करके बता रहे हैं। यहाँ पर जो होता है कि यही तुम्हारा समकोण होता है ना, इसको हम लंब कहते हैं। लंब का मान कितना है, 4। ये हमारा कर्ण होता है, कर्ण का मान कितना है, 5। आधार कितना आएगा, आधार नहीं पता है तो निकाल कर पाइथागोरस से चेक करेंगे, तो ये कितना आएगा, आधार 3 आएगा। पाइथागोरस से लगा कर देख सकते हैं हम। जब आधार 3 आ गया तो अब टेन का अनुपात क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, 4, आधार है 3, टेन ए का मान 4/3 होगा। कौन सा ऑप्शन चलेगा, सी नंबर आएगा हमारा। तो ये 11 का सी नंबर सही है। अब 12 का नंबर देखो क्या कह रहा है, 12वां नंबर क्या कह रहा है,
एक क्षण की लंबाई उसकी छाया से अनुपात, एक कोई क्षण की लंबाई है जो उसकी छाया के अनुपात से क्या है, वो 1:3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए कितना होगा। चलिए देखिएगा फटाक से इसको, क्या लिखा हुआ यहां पर। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्षण है, मान लेते हैं ये हमारे पास क्षण है, ये हमारे पास क्षण है जिसकी परछाई, एक कोई क्षण है जिसकी परछाई जो है √3 गुना बड़ा बनता है, यही कहने का मतलब है। या फिर बोल दिया है कि जो क्षण की लंबाई जो है छाया से 1:3 में बना रहा है, मतलब इसका मान अगर 1 दिया है तो इसका मान, इसका परछाई यही तो बनेगा कि ये परछाई है। अगर ये हम रखे सामने, इसका परछाई किधर बनेगा, इसका परछाई जो है ये बनेगा। अगर ये डंडी है तो इसकी परछाई ये बनेगी। अगर ये 1 मीटर है तो किताब में क्या बोला है, इसकी जो परछाई √3 गुनी है। तो बताइएगा जरा क्या बोल रहा है यहां पर कि इसका उन्नयन कोण, मतलब ये कोण बताना है हमें, थीटा का मान निकालने को कह रहा है। तो लंब पता है, आधार पता है, तो कोण निकल जाएगा। कौन से अनुपात में लंब और आधार आता है, तो हमारे पास सूत्र पता है, 10:1 अनुपात लगता है जिनमें आधार और लंब का इस्तेमाल होता है। लंब कितना है 1, आधार कितना है √3, तो 10a बराबर 1/√3। 1/√3 10 में कितने डिग्री चलता है यहां पर, तो जो चलता है हमारे पास 1/√3, ये चलता है 10 डिग्री का। 10 से 10 कट गया, देखिए यहाँ पर थीटा माने हैं तो आप थीटा लेगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। हम कोई भी यहां पर कह दे एंगल का इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री पर ये क्या कर रहा है, ये झुका हुआ परछाई बना रही है यहां पर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें जो हमारा ऑप्शन आएगा पहला नंबर आ रहा है इसका 12वें का, क्वेश्चन नंबर 12वें का पहला नंबर है इसका। तो बस आज के लिए केवल इतना ही। अब जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 लग गया, क्वेश्चन नंबर 12 से बाद से जो 13वां आएगा, 13वां से अब हम कल जितने भी बहुविकल्पी बचेंगे 20 तो है, यानी कि 7 क्वेश्चन और बच रहा है बहुविकल्पी में, और बाकी जो अभी इसके बाद से आएगा वो लगाने वाला, उसको हम कल करके अगले एपिसोड में बता देंगे आप लोगों को। बस आज के वीडियो के लिए कह दे बस इतना ही, धन्यवाद बेटा।